हेलो माई सेल्फ मनोहर एंड वेलकम टू बीएमएस। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस, यानी कि हम इंटेलिजेंस या बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता की बात करते हैं कि नहीं हमारा जो इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस से मतलब हम अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं कि नहीं किसी भी चीज़ को या किसी पर्सपेक्टिव को लेकर हमारी समझ क्या है, उसके बारे में हम सोचते क्या हैं, या फिर कोई भी अगर टास्क है या फिर कोई भी जॉब है तो उसे हम कैसे करते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं इंटेलिजेंस का, यानी कि अपनी बुद्धि का, या फिर कई लोगों के माध्यम से बुद्धि कहो या फिर बुद्धिमत्ता इसको बोल सकते हैं, या फिर हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसको हम इंटेलिजेंस एक नाम दे देते हैं एक वर्ड में। ठीक, इंटेलिजेंस में जब भी हम बात करते हैं तो सर फ्रांसिस गैल्टन की बात करते हैं। सर फ्रांसिस गैल्टन का काफ़ी सारा योगदान है इंटेलिजेंस के रिसर्च वगैरह में। इन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं जो हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं, ठीक, डिजायरेबल ट्रैट की उन्होंने बात की थी, ठीक है, कि जो भी हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स की बेहतरी की बात वो करते थे कि वो ट्रेड्स जेनेटिक्स में वो ट्रेड्स जो बेहतर होते हैं या फिर जिनका जो रिजल्ट होगा आउटकम होगा वो बेहतर होगा, वहाँ पर वो बात करते थे कि नहीं उन्हें आगे ट्रांसफ़र करना चाहिए। पर्टिकुलरली सन फ्रांसिस गैल्टन हमेशा इस बात को फोकस करते थे या फिर इस बोल सकते हैं इस बात पे जोर देते थे। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी टू एडजस्ट लर्न एंड एनीथिंग और एब्स्ट्रैक्टिव नॉलेज। एबिलिटी टू लर्न यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने की हमारी जो लर्निंग होती है या फिर किसी भी चीज़ को हम जो सीख रहे हैं तो उसकी जो हमारी क्षमता है कि हम कितना सीख सकते हैं, कितना आगे तक सीख सकते हैं, या फिर एडजस्ट करने के साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे और कोई बातें या फिर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जो इमेज होता है विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में बन जाता है, वहाँ पर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। तो कुल मिलाकर समराइज के तौर पर हम समझ सकते हैं कि नहीं हमारी जो भी एडजस्ट के साथ जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है या फिर लर्निंग एबिलिटी होती है, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग एबिलिटी, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। हमारी बौद्धिक या फिर बुद्धि वो बोल सकते हैं, या फिर हमारी बुद्धिमत्ता या बौद्धिक क्षमता कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस आया हुआ है एक लैटिन वर्ड है इंटेलिजियर या फिर इंटेलिजेंसिया से। बेसिक सा एक आध नंबर में या फिर कभी कभार आता है, जो भी टेट के क्वेश्चन होते हैं उनमें कभी कभार आ जाता है इंटेलिजेंस की नहीं इंटेलिजेंस जो है वर्ड है वो किस वर्ड से या फिर कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई या फिर ओरिजिन क्या है, तो वो हमारा इंटेलिजियर हो गया या फिर इंटेलिजेंसिया हो गया। उसके बाद समय के साथ धीरे धीरे जब इंटेलिजेंस की बात हुई थी फिर काफ़ी सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि नहीं बुद्धि क्या है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो भी साइकोलॉजिस्ट हुए या फिर बायोलॉजिस्ट हुए या फिर जो लोग भी इस पे काम कर रहे थे उन सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया या फिर अपनी अपनी डेफिनेशन दी इंटेलिजेंस को लेकर, बुद्धि को लेकर या बुद्धिमत्ता को लेकर। तो आज के टाइम में हजारों हजारों और डेफिनेशन हैं जो अलग अलग तरीके से बताई गई हैं कि नहीं बुद्धि या बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस क्या है। वो बहस करने वाली चीज़ हो जाती है कि नहीं हमारी जो हम जिस चीज़ की समझ रखते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है वो बेहतर है या फिर किसी और का बेहतर है, तो उससे बेहतर होता है कि हम ये सीधा सा मान लेते हैं कि नहीं जो हमारी सीखने की क्षमता होती है या किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है या फिर हमारी जो एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग होती है उसको हम बुद्धि या बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस मानते हैं। ठीक, जब काफ़ी टाइम तक रिसर्च हुआ उसके बाद लगभग 1912 के आसपास स्टर्न ने, जब इंटेलिजेंस की बात होगी तो स्टर्न को और टर्मन को हम हमेशा मेंशन करेंगे। 1912-30 के आसपास स्टर्न ने एक फॉर्मूला दिया किसी भी इंसान का जो इंटेलिजेंस या फिर आईक्यू होगा उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि नहीं कोई इंसान कितना बेहतरीन है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो आईक्यू मापने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो दिया था MA/CA। ठीक है, इसको आप मैका ही बोल सकते हैं। ठीक है, MA/CA यानी कि हमारी जो मेंटल एज है अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक, मेंटल एज अलग होती है, क्रोनोलॉजिकल जो एक एज अलग होती है। हम एक बात करते हैं जैसे अगर 14 साल का बच्चा है, ठीक, तो उसकी एक वास्तविक उम्र होगी कि नहीं उसकी जो रियल एज है कि वो पर्टिकुलरली 14 साल का है। ठीक, लेकिन उसकी जो मानसिक उसकी जो इंटेलिजेंस है या फिर उसकी जो मानसिक क्षमता है मेंटल एज है वो हो सकता है कि किसी 18 साल के बच्चे से ऊपर तक हो सकती हो। तो इस बात से हम डिफाइन करते हैं कि नहीं हमारी जो मेंटल एज होगी अपॉन हमारी जो क्रोनिकल एज होगी वो हमारे आईक्यू को डिसाइड करेगी। ये 1912 में स्टर्न ने दिया था। ठीक, लेकिन 1915 या 16 के आसपास स्टर्न ने इसमें मल्टीप्लाई 100 का एडिशन किया और फिर हमारा बना आईक्यू इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। और इस फॉर्मूले से हम किसी भी आदमी की या फिर किसी बच्चे की
आईक्यू का पता लगाते हैं कि नहीं बच्चा कितना समझदार है। समझदारी से मतलब ये होता है कि बच्चे का जो मानसिक गुणांक होगा या फिर जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी है। ठीक, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के फॉर्मूला आने से पहले भी अलग अलग तरीके से, या फिर हम इंडिया के रिसर्चर जो भी थे उनकी बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से इसके बारे में पता लगाया जाता था। मतलब जैसे एक जनरलाइजेशन होता है कि हम 10-20 क्वेश्चंस बना लिए, उन क्वेश्चंस के आधार पर हम बच्चे के आईक्यू निकाल रहे हैं कि नहीं बच्चे को कुछ क्वेश्चन कर दिए, मैथमेटिक्स के दे दिए, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के दे दिए, कुछ साइंस के दे दिए, और बच्चा उन क्वेश्चन में से कितनों को सॉल्व करता है उस हिसाब से पहले एज आईक्यू निकला जाता था। फिर बाद में स्टर्न ने अपना फॉर्मूला दिया, आईक्यू इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, और उसके बाद 1915 में टर्मन ने इसमें ऐड किया मल्टीप्लाई 100 और हमारा आईक्यू का फॉर्मूला पूरा तैयार हो गया। ठीक, आईक्यू के फॉर्मूले से जब भी हम आईक्यू की बात करते हैं तो एक हम कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की बात करते हैं कि नहीं आईक्यू होता कितना है। तो सबसे पहले यदि किसी बच्चे का आईक्यू 0 से लेकर 24 आता है, यानी कि उसकी मेंटल एज को हम क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन 100 करते हैं, तो उसका अगर 0 से 24 आता है या फिर 0 से 24 आता है तो वो उसको हम इडियट की कैटेगरी में रखते हैं। 50 to 69 को हम मोरॉन की कैटेगरी में रखते हैं। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं कभी कभी, वरना जनरलाइजेशन के तौर पे जो भी सीटेट हो गया या फिर जो भी केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स हो गए तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक बॉर्डर लाइन की बात करते हैं या फिर उसको हम डल बोलते हैं, उसका जो आईक्यू होगा 70 से 79 होगा। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरेज, या फिर अगर ये एक नॉर्मल चाइल्ड है या ह्यूमन बीइंग है तो उसका आईक्यू 90 से लेकर 109 के बीच में हमेशा रहेगा। और फिर उसके बाद लगभग जीनियस या फिर जीनियस की बात करते हैं तो 140 या 140 प्लस की बात करते हैं। एग्जाम वगैरह में कई बार 140 नहीं देता है तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारा आंसर रहता है कि नहीं जीनियस की बात कर रहा है तो जो हाईएस्ट नंबर होगा आईक्यू का वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, इसके बाद इसके साथ साथ अलग अलग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिए जाते हैं कि नहीं हमारी जैसे कि पॉपुलेशन है, ठीक 140 करोड़, तो 140 करोड़ में टोटल कैसे कैसे मतलब किस आईक्यू के आधार पर हम लोगों को बांट सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन किस कैटेगरी में आती है। तो वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं, उसको आप जनरली कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम रेंजुली का थ्रेडिंग मॉडल देखते हैं। रेंजुली का ये भी इम्पोर्टेंट एक तरह से है, 3 रिंग मॉडल। ठीक, पहला 1 2 3, ठीक है। पहला जो होगा वो होगी हाई क्रिएटिविटी, सेकेंड वन इज हायर कमिटमेंट, और तीसरा होगा हायर एबिलिटी। ठीक, और फिर इन तीनों में जैसे कि हम लोग रीडिंग वगैरह में पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम या हमें याद नहीं है पर्टिकुलर किस में होता है। ये वाला जो आपका पोर्शन होगा, ठीक, पहला है हायर क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मक तरीके से या फिर रचना के थ्रू, या फिर हम उसको बोलते हैं रचनावाद। ठीक है, तो क्रिएटिविटी की बात करते हैं कि नहीं क्रिएटिविटी हायर होगी। साथ में कमिटमेंट की बात करते हैं, मतलब वो स्टूडेंट जो कि अपने काम को लेकर कमिटेड है इन एनी कंडीशन, ठीक, कंडीशन इफेक्ट नहीं करती है, चाहे जैसा भी हो अपने काम को पूरा करने की कमिटमेंट रखते हैं। और फिर आता है हायर एबिलिटी, यानी कि उनकी जो क्षमता होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, इन तीनों के बीच में सबसे जो तीनों में एड ऑन होता है या फिर तीनों में मौजूद होता है वो ये वाला पोर्शन होगा, और इसको हम बोल सकते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं कि नहीं जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी चाइल्ड इस पोर्शन में आएगा वो एक तरह से गिफ्टेड होगा। ठीक, गिफ्टेड चाइल्ड होगा। तो पहला हो गया हायर क्रिएटिविटी, दूसरा हायर कमिटमेंट, तीसरा हायर एबिलिटी। ठीक, और बीच में जो लड़के जिस बच्चे के पास या फिर जिस स्टूडेंट के पास ये तीनों गुण होंगे हम बोल देंगे कि वो जो बच्चा है वो गिफ्टेड है। ठीक, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि बच्चा जीनियस होगा, उसकी जो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, या फिर बोल सकते हैं जो आईक्यू होगा वो 140 प्लस तक हो सकता है। ठीक, तो ये था इंपॉर्टेंट था रेंजुली का थ्रेडिंग मॉडल, जिसमें वो हायर क्रिएटिविटी, हायर कमिटमेंट और हायर एबिलिटी की बात करते हैं। इसके बाद
जो भी थियरीज हैं, इंटेलिजेंस की थियरी हैं 7-8, हाँ होंगे लगभग, अलग काफ़ी सारे, यूनी फैक्टर हो गया, मल्टी फैक्टर हो गया, फिर उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ चुना, कुछ डिफरेंशियल आए थे, उसके बाद नई थियरी को इजाद किया था। हम देखते हैं कि जो भी थियरीज दी गई इंटेलिजेंस की थियरी वो कौन सी हैं, काफ़ी सारी हैं, सिंपल या फिर यूनी फैक्टर थियरी और 2 फैक्टर थियरी, या फिर उसके बाद जो स्पीयरमैन थे इन्होंने अपने थियरी में एक चीज़ और एड ऑन कर दी, या फिर बोलते हैं कि उसमें कुछ संशोधन कर दिया, उसके बाद अदर थियरी हैं, बट 2-3 थियरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिंपल थियरी जो थी, सिंपल थियरी या फिर यूनिफैक्टर थियरी, ये दिया था अल्फ्रेड बेनेट ने। ठीक, जब अल्फ्रेड बेनेट ने सिंपल थियरी दिया कि नहीं, जो हमारी बुद्धि होती है, फिर इंटेलिजेंस होती है, वो सिंपली सब लोगों में डिवाइड होती है, इस बात को पूरी तरह से नकार दिया था 2 फैक्टर थियरी की बात से, क्योंकि कोई भी चीज़ दी जा रही है, फिर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उस जाहिर तो है ना कि कोई भी चीज़ अगर एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया तो दोबारा नहीं होगा। आगे एक्सपेरिमेंट होते क्या, लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, और उसके बाद अपने अपने जो भी मत थे या फिर अपना जो रिजल्ट निकला उसको सबके सामने पुट आउट किया। तो उसके बाद चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थियरी, उसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि नहीं, जो हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि होती है या समझ होती है, वो 2 फैक्टर पे होती है। पहला है जनरल फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक, जैसे कि जनरल फैक्टर का उन्होंने क्या किया कि स्पेसिफिक फैक्टर बीच में हो गया, ठीक, और इसके साइड साइड इन्होंने G1, G2, G3, G4, G5 अलग अलग जनरल फैक्टर लगा दिए। ठीक, इसके बारे में अक्सर लोग विराट कोहली का उदाहरण देते हैं कि नहीं, जैसे विराट कोहली है, वो अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग खेल खेल सकते हैं, बट जो क्रिकेट है उसको बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं। तो अलग जो भी अपना गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो उनका जनरल फैक्टर हो गया, जबकि क्रिकेट उनका स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। ठीक, बाद में इन्होंने इसमें कुछ सुधार किया। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिंपल फैक्टर थियरी, जिसमें कि सिंपल जो हमारी इंटेलिजेंस हो बहुत ही साधारण होती है, उसकी बात करते हैं अल्फ्रेड बेनेट। उसके बाद 2 फैक्टर थियरी देते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को एक जनरल फैक्टर और एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक फैक्टर की बात की। इसके बाद उन्होंने एक ग्रुप फैक्टर काफ़ी, उसके बाद उन्होंने ग्रुप फैक्टर की ये बात की। ठीक, उसके बाद स्टर्नबर्ग के ट्रैगिक इंटेलिजेंस, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमआई को पढ़ते हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं एमआई की, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो कि दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी 7 या 8 तरीके की, अब तक काफ़ी सारे 10-12 हो चुके होंगे, हम पढ़ेंगे 8 ही टाइप की जो उनकी इंटेलिजेंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक से मतलब होता है, सीधी सी मतलब है कि भाषा या फिर लैंग्वेज। ठीक, तो वो स्किल्स जो कि प्रोडक्शन में या फिर हमारे जो वो स्किल जो कि प्रोडक्शन में और यूज में हमारी भाषा आती है। ठीक, वो लोग जो कि इस भाषा का या लैंग्वेज का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोड्यूस करना, प्रोनाउंसिएट करना, उसका अच्छे से यूज करना, तो हम बोलते हैं कि उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आ गया। ठीक, जैसे कि जो भी रीडर्स हो गए, पोएट्स हो गए, या फिर वो लोग जो अच्छी डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको भी हम इसमें रख सकते हैं, या फिर जो लोग डिस्कशन करते हैं, तो हम जनरल तौर पर बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें आप कुमार विश्वास को रख सकते हैं, कुमार विश्वास, या फिर जावेद अख्तर हो गए, लोग ऐसे हैं जिनको हम बोलेंगे कि इनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेहतर है। ठीक है, अब जो भी लोग, वो लोग जो कि बातें करना जिनका बेहतर तरीके से आता हो, या फिर रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, जो भी हमारे पोइट्स हो गए, जैसे गुलजार साहब को ले सकते हैं इसमें, फिर वो लोग जो पब्लिक डिबेट जो होती है वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, श्रोता भी हैं प्लस वक्ता भी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन वक्ता हैं, डिस्कशन होता है तो उसमें रुचि लेते हैं, बेहतर तरीके से डिस्कशन करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेहतर है। सेकंड आता है लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल से सीधा सा मतलब है कि जो कि मैथमेटिकल थिंकिंग रखते हों, यानी कि मैथमेटिक्स के हिसाब से नंबर्स में बातें करते हों, या फिर उनकी नंबर्स की समझ काफ़ी अच्छी हो, साइंटिफिक थिंकिंग हो, या फिर लॉजिकल एक रीजनिंग, जो उनकी रीजनिंग हो गई, तर्क के साथ बातें करना, उनको हम बोल सकते हैं कि उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी सही है, उनमें लॉजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। जैसे हमारे मैथमेटिशियंस हो गए, उसमें आप रामानुजन को रख सकते हो, या फिर APJ अब्दुल कलाम हो गए, उनको आप रख सकते हैं, जो कि नंबर्स जो हो गए, आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं या फिर साइंटिफिक थिंकिंग की बात करते हैं, तो ऐसे जो लोग, ऐसे लोगों में लॉजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ठीक, इसके बाद हम अगला देखेंगे,
इसके बाद हम अगला देखते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस से सीधी सी बात है कि वो सभी लोग जिनकी म्यूजिक में अच्छी समझ हो या फिर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स म्यूजिक, रिद्म हो गया या पैटर्न्स, उस वो सभी लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस में या फिर उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बेहतर हो सकती है। जैसे हमारे जो म्यूजिक, जो लोग गाना गाते हैं, म्यूजिक जो परफॉर्म करते हैं, या फिर बैंड वाले हो गए, ड्रम हो गए, या फिर अलग गिटार वायलिनिस्ट, या फिर जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, ये सभी लोग को हम बोल सकते हैं कि नहीं, उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर है। ठीक है, जैसे कि इसमें आप ए.आर. रहमान को ले लो। ठीक, या फिर अक्सर लोग लता मंगेशकर की बातें करती हैं कि उनकी जो समझ थी म्यूजिक को लेकर वो काफ़ी बेहतरीन थी। या फिर अरिजीत सिंह को आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट है तो मैंने ले लिया। ठीक है, बाकी देखा जाएगा। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि म्यूजिक के जो भी रिद्म होते हैं या फिर पैटर्न हो गए, उनकी तरफ सेंसिटिविटी या फिर उनकी समझ, म्यूजिक को लेकर जिनकी समझ बेहतरीन होती है, तो हम बोलते हैं कि उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर है। ठीक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बाद फिर आता है, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक, बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब ये होता है कि वो सभी लोग जो कि अपने बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, पोर्शन हो गए या फिर अलग अलग पार्ट, मैक्सिमम पार्ट, उनका काफ़ी इजीली मूवमेंट कर सकते हो। ठीक, उनको हम बोलते हैं कि नहीं बॉडीली काइनेस्थेटिक हैं। वो सभी लोग जो कि अपने बॉडी के पोर्शंस या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को काफ़ी इजीली यूज कर सकते हो, मूवमेंट उनमें होती हो, परफॉर्म करते हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनकी बेहतर है। जैसे कि जितने भी आपके सर्जन हो गए या फिर डांसर्स हो गए, पायलट्स वगैरह हो गए, तो इनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर होती है। जैसे आप राघव जुगाल को ले लो, काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। ठीक है, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब वो सभी लोग जो कि बॉडी के अलग अलग पोर्शन या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को काफ़ी इजीली उनमें मूवमेंट कर सकते हैं, काफ़ी इजीली यूज कर सकते हो, तो उनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बेहतर होती है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, पायलट्स हो गए या फिर डांसर वगैरह हो गए। इसके बाद आता है स्पैटियल इंटेलिजेंस। ठीक, स्पैटियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। स्पैटियल मतलब होता है स्पेस, स्पेस मतलब वो अंतरिक्ष वाला नहीं, जगह की हम बात करते हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल देते हैं हम, आर्किटेक्ट हो गए या फिर हमारे जो इंटीरियर डिजाइनर हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए। ठीक, इन सभी लोगों की जो स्पैटियल इंटेलिजेंस होती है बेहतर होती है स्पेस को लेकर। मतलब जैसे आर्किटेक्ट होता है तो वो क्या है कि ज़मीन जो होगा उसको देखकर वो अपने दिमाग में ऐसा बोलते हैं कि इनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है या फिर इनकी जो विजुअलाइजेशन हो जाती है वो बेहतर होती है। मतलब आर्किटेक्ट है तो वो बिना घर को बनाए बिना देखे भी घर कैसा बन सकता है, कैसे कैसे हम बेहतर तरीके से घर बना सकते हैं, कहाँ पे कौन सा रूम होगा, कैसे डिजाइनिंग होगी, उसको फ्रेम करने की समझ बेहतरीन होती है। या फिर जो भी हमारे जो डिजाइनर्स हो गए या डेकोरेटर हो गए, ठीक, इंटीरियर डेकोरेटर्स वगैरह हो गए, उनकी समझ काफ़ी बेहतर ही होती है। या फिर वो लोग डिजाइन वगैरह बनाते हैं, फ्रेम वगैरह, आर्किटेक्ट लोग, उनको बोलते हैं कि नहीं उनकी जो विजुअलाइजेशन होती है वो काफ़ी बेहतरीन होती है। बिना घर को देखे या बनाए ही उनके दिमाग में, मतलब माइंड में एक विजुअल इमेज क्रिएट हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर स्पैटियल इंटेलिजेंस बेहतर है। ठीक, इसके बाद आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात हम करते हैं तो इसकी समझ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसमें यह है कि सामने अगर वो किसी से बात कर रहे हैं, ठीक, यानी दूसरों के बारे में उनकी समझ काफ़ी सही होती है, बेहतरीन होती है, दूसरों को काफ़ी अच्छे से समझ जाना, इस तो जो लोग समझते हैं उनमें बोलते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल या इंटेलिजेंस बेहतर होती है, यानी कि उनके अंदर वो स्किल्स बोल सकते हैं डेवलपर होती हैं, या फिर वो स्किल बेहतरीन होती हैं ताकि वो किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले की जो प्रॉब्लम्स है या फिर सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है, एस्पेक्ट है,
उसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें सबसे जो इजी एग्जाम्पल होता है वो एक टीचर का होता है। चूँकि आप सभी लोग टीचर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे अच्छा टीचर का उदाहरण होता है कि जब तक कोई टीचर बच्चे को समझेगा नहीं कि नहीं बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चे की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे को डीआई या फिर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन किस हिसाब से देना है, क्या देना है, तब तक वो बच्चे को अच्छी तरह से उसकी लर्निंग नहीं करा सकता और ना ही उसकी लर्निंग अच्छी करा पाएगा और ना ही खुद की टीचिंग। ठीक, तो हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं जिसमें हमारे टीचर्स आ जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं सोशल वर्कर्स आ जाते हैं, या फिर मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं वो आ जाते हैं। क्योंकि इसकी बात क्या ही की जाए, आज के टाइम पे तो हम लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं मोटिवेशन के। अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ कि इंसान को मोटिवेशन की नहीं इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मोटिवेशन 2-4 मिनट में या 2-4 घंटों में 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाती है, इंसान को इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखते हैं बेहतरीन, ताकि ये दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है, दूसरे के एस्पेक्ट को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सके और उनकी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करके उनको दूर करने की कोशिश कर सकें। ठीक, अगर एक टीचर है तो वो अगर जब तक बच्चे के एस्पेक्ट को नहीं समझेगा, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझेगा, तब तक टीचिंग और लर्निंग दोनों ही काफ़ी सही तरह से नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रापर्सनल स्किल या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल में वो इंटेलिजेंस काम कर रही थी कि दूसरों के एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझना। जैसे एक टीचर है, वो बच्चे की स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझेगा, अच्छी तरह से समझ सकेगा, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ। इंट्रापर्सनल में हो जाता है, हम यहाँ पे अंतर की बात करते हैं। ठीक, यानी कि खुद के अंदर की बात करें तो वो सभी लोग जो कि उनकी जो खुद की फीलिंग्स हैं, ओन फीलिंग, ठीक, उसको अच्छे से जानते हैं। इमोशन को कंट्रोल करना कैसे, क्या करना है, कंट्रोल ऑफ इमोशन उनका बेहतर होता है, खुद की फीलिंग्स के बारे में उन्हें बेहतरीन ख्याल होता है, बातें करते वक्त भी या फिर सोसाइटी में भी वो खुद के बारे में अच्छी समझ रखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर है। जैसे कि फिलोसफर्स हो गए, या फिर जो भी हमारे जो भी हाँ संत हो गए, या फिर जो पीर लोग होते हैं वो लोग हो गए, ठीक, संत महात्मा वगैरह लोग, तो ये सभी लोगों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। वो सोसाइटी से ज़्यादा बेहतर नहीं, मतलब वो वाली बात है ना कि जैसे एक कहावत नहीं कही जाती है कि समाज को हम दुनिया बदलना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि हम खुद को बदलें। ठीक, शायद किसी एक इंसान की मुराद पूरी हो जाएगी। तो वो वाली बात है कि दूसरों को ज़्यादा बेहतर समझने से ज़रूरी है कि हम खुद को समझें, अपने अंतर को या फिर अपने अंदर समझें, अपनी फीलिंग को समझें। तो जो फिलोसफर्स हो गए, अलग अलग दार्शनिक, या फिर जो संत हो गए या फिर पीर लोग, उन्होंने क्या किया कि खुद को समझा। गौतम बुद्ध की बात करते हैं एक उदाहरण स्वरूप, हाँ इसमें हम गौतम बुद्ध को ले सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने दुनिया को समझने से बेहतर समझा कि नहीं वो खुद को समझे, उन्होंने अपने अंदर देखा। ठीक, तो वो वाली बात है कि उनकी इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं बेहतरीन होती है। फिलोसफर्स हो गए, सेंट हो गए, या फिर जो भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए ढंग के, वरना बनने को तो आजकल जिसे देखो वही धर्मगुरु बनना स्टार्ट कर दे रहा है। धर्मगुरु और धर्म राष्ट्र वाली बात है, पॉलिटिक्स के लिए कोई कुछ क्या कर जाए। ठीक, इसके बाद लास्ट आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि वो जिनको नेचर के बारे में अच्छी समझ होती है, सीधी सी बात है कि प्रकृति के बारे में जिनकी समझ काफ़ी बेहतरीन और अच्छी है, तो हम बोलेंगे कि उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर है। जैसे कि एक गार्डनर है, ठीक है, गार्डनर है, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में एक माली है। ठीक, तो माली को पौधों की जानकारी काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी सही होती है। फूल पौधों या फिर जो भी हमारे छोटे छोटे पत्तियाँ पेड़ पौधे हो गए, तो उनकी जानकारी काफ़ी बेहतरीन होती है। या फिर इसमें आप किसान जो होता है उसको रख सकते हैं कि नहीं कब कितनी खाद देनी है, पानी देनी है, क्या क्या देना है, कितने समय के लिए, कितने अमाउंट में, तो उसको और नेचर को लेकर या फिर पेड़ पौधों के बारे में, फसल के बारे में अच्छी जानकारी होती है। तो हम बोल सकते हैं नहीं किसान हो गया या फिर गार्डनर वगैरह, माली वगैरह हो गए, इनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतरीन होती है। ठीक,
इसके बाद हाँ यहाँ पे ख़त्म होती है एमआई या फिर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। हमने मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में इसके बाद रिवाइज करेंगे, बस लास्ट में इसका क्रिटिक्स देखे थे। मतलब कोई भी काम होता है ना तो क्रिटिसिज्म हमेशा होता है और ज़रूरी भी है। आलोचना, सच्ची आलोचना काफ़ी ज़रूरी है, वरना ऐसे करने को तो जिस जो 1 रुपये का कुछ ना कर रहा हो वो भी बातें कर देता है। वो वाली बात है कि इंसान अपने कर्मों से या फिर सोच से पहचाना जाएगा, माना बातें तो कोई कुछ भी ना कहते। ठीक, क्रिटिसिज्म में पहला ये होता है कि इन्होंने, गार्डनर ने कॉमन सेंस की ज़्यादा बात की। जो भी क्रिटिक्स थे उनका ये कहना था कि नहीं, इन्होंने कॉमन सेंस की जो भी बातें की है वो कॉमन सेंस की है। रदर की इंटेलिजेंस की बात करें, मतलब बुद्धि की तार्किक तौर पे बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनकी वो इस पे क्रिटिसिज्म हुआ कि इन्होंने कोई एम्पायरिकल एविडेंस नहीं दिया ताकि सबको इस बात का एविडेंस मिल सके, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ठीक, तो कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं दिया, मतलब कि कोई रिसर्च वगैरह, लैब में रिसर्च वगैरह इस पे वो ज़्यादा नहीं की। इस वजह से यहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म होता है। ठीक, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, और रिवाइज हम सभी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था यूनिफैक्टर थियरी, ठीक, जो कि दिया था अल्फ्रेड बेनेट ने। अल्फ्रेड बेनेट ने बोला था कि नहीं, सबके अंदर एक जो इंटेलिजेंस होती है, यूनिफैक्टर थियरी में बोला कि नहीं, सबके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो साधारण रूप से है। ठीक, सिंगल फैक्टर। उसके बाद चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया 2 फैक्टर थियरी। ठीक, उन्होंने 2 फैक्टर थियरी में एक जनरल फैक्टर की बात की, दूसरा स्पेसिफिक। बाद में इन्होंने खुद सुधार करके इसमें ग्रुप फैक्टर भी ऐड कर दिया। ठीक, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमआई या फिर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक, हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिया था उसमें उनका था पहला था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी वो सभी लोग जिनके अंदर यूज एंड प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज काफ़ी बेहतरीन होता है, भाषा को अच्छी तरह से यूज करना जिनके अंदर होता है, जैसे कि हमारे रीडर हो गए, राइटर हो गए, पोइट हो गए, या फिर वो लोग जो अच्छे डिबेट करते हैं, उन सभी लोगों को लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेहतरीन माने गए। जैसे कुमार विश्वास हो गए, या फिर काफ़ी सारे टीचर्स भी हैं, उनकी डिबेट काफ़ी अच्छी होती है। ठीक, यूज ऑफ लैंग्वेज काफ़ी बेहतरीन होता है, जैसे विकास सर हैं, तो उनकी जो डिबेट्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं उनका भाषा का जो यूज है, यूज ऑफ लैंग्वेज, जो काफ़ी बेहतरीन है। ठीक, उसके बाद हमने बात की लॉजिकल इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस की बात की कि नहीं, वो सभी लोग जिनका जो कि तर्क के साथ तर्क करने में काफ़ी बेहतरीन है, मैथमेटिक्स के थ्रू या फिर वैज्ञानिक रूप से या फिर वैज्ञानिक सिद्धांतों पे जो बात करते हैं, वो लोग के अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस बेहतर होती है। उदाहरण स्वरूप हम एपीजे अब्दुल कलाम को समझ सकते हैं। उसके बाद स्पैटियल इंटेलिजेंस की बात की कि वो सभी लोग जिनको स्पेस की समझ बेहतरीन होती है, स्पेस से मतलब वॉल्यूम की बात है। जैसे आर्किटेक्ट होता है तो वो बिना घर को देखे केवल एक कोई प्लॉट है या ज़मीन का टुकड़ा है तो उस पर घर कैसे कैसे बनेगा, कहाँ पर क्या होगा, मतलब ड्राइंग रूम कहाँ होगा, आंगन कहाँ होगा, पॉच एरिया कहाँ पे होगा, कहाँ पे और रेस्ट रूम वगैरह होगा। ठीक, उन सब चीज़ों को डिजाइन कर लेता है, उसके अंदर विजुअल इमेजेस काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट हो जाते हैं बिना कुछ को देखे। ठीक, तो बोल सकते हैं उसके अंदर स्पैटियल इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर है। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक की बात की हमने, मतलब वो सभी लोग जो कि अपने बॉडी के मैक्सिमम पोर्शंस का एक साथ यूज कर देते हैं, काफ़ी उनमें मूवमेंट इजीली कर लेते हैं। जैसे डांसर्स हो गए तो उन सभी लोगों को हमने, डांसर्स हो गए, जिम्नास्टिक वगैरह लोग हो गए, तो उनको हमने बॉडीली काइनेस्टिक में समझा। ठीक, एग्जांपल मैंने दिया था राघव जुवाल, जो कि अच्छा डांस करते हैं। फिर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल की बात की। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों को समझना, जैसे कि एक टीचर है बच्चों के पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट को समझता है, साथ ही साथ उनकी जो वीकनेस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनको काफ़ी अच्छे से समझता है कि प्रॉब्लम्स को उनके दूर कर सकें, जैसे कि सोशल वर्कर्स हो गए या एक टीचर हो गया, उदाहरण। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रापर्सनल में हमने ये समझा कि दूसरों के बजाय हम पहले अपने अंतस में झाँकें। अंतःकरण वाली बात है कि नहीं, खुद को समझें, खुद की फीलिंग्स को समझें, हम क्या चाहते हैं, हमारी कहाँ पे हमको लाइफ में कहाँ ले जाना है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था गौतम बुद्ध का, या फिर जो हमारे संत होते हैं या फिलोसफर होते हैं, या फिर जो फिलोसफर्स हो गए, या फिर जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं,
उनकी इंट्रापर्सनल जो स्किल होती है या इंटेलिजेंस वो बेहतर होती है। उसके बाद हम म्यूजिकल इंटरेस्ट की बात की कि नहीं, वो इंसान जिसकी जो स्किल्स हैं, उसका जो कौशल है वो म्यूजिक को लेकर, उसके रिदम पैटर्न वगैरह को लेकर काफ़ी बेहतरीन होगा, तो उसमें म्यूजिकल इंटरेस्ट बेहतर होती है। ठीक, जैसे कंपोजर हो गए, लिरिसिस्ट हो गए, और कोई ड्रम बजाता है, या फिर कोई वायलिनिस्ट हो गया, गिटार कोई बजाता है, पियानो बजाता है, या फिर कोई गाना सिंगर है, गाना गाता है। उदाहरण स्वरूप हमने लता मंगेशकर और यार रहमान, अरिजीत सिंह को समझा कि नहीं, इनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी बेहतर हो सकती है। ठीक, उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे कि वो लोग जिनको नेचर की समझ अच्छी होती है, जैसे किसान हो गए या फिर गार्डनर माली हो गए, तो उनको पेड़ पौधे या फिर फसल की अच्छी जानकारी होती है। तो ये रहा आपका इंटेलिजेंस का टॉपिक जो कि ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा देखते हैं कल। नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट होगा, यानी कि हमारा जो भाषा है और हमारी जो विचार हैं वो कैसे आपस में को रिलेटेड हैं। ठीक, इसके बारे में समझेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे फिलहाल इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।